हेलो बच्चों, आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, थर्मल स्टेबिलिटी। एक्चुअली ये सब टॉपिक बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी कोवेलेंट या एंटी कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कभी वैसे आयनिक बॉन्ड या फेजांस ग्रुप इसकी एप्लीकेशन को वेस्ट करते हैं। आप देखना, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आप देखना क्या डिफिकल्टी होती है और मैं क्यों इसको अलग से पढ़ा रहा हूँ, आप खुद कंपेयर करना। अगर मैं ले लूँ LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl और दूसरा ले लूँ मैं कंपाउंड LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। अब यही क्वेश्चन मैं आपको दूं और बोलूं कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, आप कैसे कंपेयर करोगे कि कौन थर्मली ज्यादा स्टेबल है, कौन थर्मली कम स्टेबल है। इन जनरल जो लोग बोलते हैं thermal stability is directly proportional to आयनिक करेक्टर। अगर कोई कंपाउंड, दो टाइप के कंपाउंड है, एक में कोवेलेंट करेक्टर जाता है, दूसरे में आयनिक करेक्टर जाता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी उस कंपाउंड का ज्यादा होगा जिसका आयनिक करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और आयनिक करेक्टर हम लोग कंपेयर जब भी इस कंपाउंड में करते हैं तो हम लोग फेजांस रूल से देखते हैं। फेजांस रूल से हम लोग देखते हैं और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, अगर किसी कंपाउंड में पोलराइजेशन ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। और स्टेबिलिटी जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। आइए अब इस चीज को आप कंपेयर करो कि कौन से में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। ये अल्कली मेटल का क्लोराइड लिया है, ये अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है। आप कंपेयर कर लो। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो सब क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, सब में एनाइन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो कैटायन है ये Li प्लस है, यहाँ पे जो कैटायन है वो Na प्लस है, यहाँ जो कैटायन है K प्लस है, ये जो कैटायन है ये Rb प्लस है। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन एंड सीजियम आयन। अगर ये देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम टू सीजियम की तरफ जाओगे तो साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको पोलराइजेशन कब ज्यादा होगा। पोलराइजेशन ज्यादा होने के लिए, पोलराइजेशन ज्यादा होने, आप चाहते हो पोलराइजेशन ज्यादा हो, अपवर्ड एरो का मतलब पोलराइजेशन ज्यादा हो। पोलराइजेशन ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए, कैटायन साइज कम होना चाहिए। कैटायन का साइज कम मतलब कैटायन पे चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, ज्यादा। बस आप कैटायन को कंपेयर करना। और अगर एनायन से देखोगे, एनायन साइज है, चार्ज दोनों क्या होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में आप चाहते हो पोलराइजेशन ज्यादा हो तो कैटायन का साइज कम होना चाहिए, कैटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। एनायन का साइज ज्यादा होना चाहिए, एनायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एनाइन सेम है, कैटायन अलग अलग है, तो बेसिकली आप क्या कंपेयर करोगे, कैटायन और कैटायन पोलराइजेशन ज्यादा होने के लिए कैटायन सब पे चार्ज भी सेम है, तो कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, पोलराइजेशन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब आप इसमें कंपेयर करो कि किसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो आप देखोगे तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा, लिथियम क्लोराइड में ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो ये ज्यादा कोवेलेंट होगा और ये ज्यादा आयोनिक होगा। तो मैं लिख दूं ये मोर कोवेलेंट है और ये क्या है, ज्यादा आयनिक है। ये ज्यादा कोवेलेंट है और वो ज्यादा क्या है, आयनिक है। अगर इस केस में बात करोगे तो यहाँ पे भी एनाइन सेम ही है, ये लिथियम आयन है, इसके कैटायन Li प्लस होंगे और इससे कैटायन क्या होंगे, सीजियम प्लस होंगे। तो कैटायन जितना छोटा होगा तो ये ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट, और ये ज्यादा क्या होगा। अब आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो।
अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे। अब ये कैसे है यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस केस में बात करोगे, अगर एक बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये जो मैंने ऑर्डर जो लिखा है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है, आप खुद सोचो। इस केस में जो मोर कोवेलेंट है वो ज्यादा स्टेबल है, और इस केस में जो मोर आयनिक है वो ज्यादा स्टेबल है। अब ये कैसे होगा, इसी को हम लोग पढ़ने जाते हैं और इसी को हम लोग देखते हैं। अब देखो यही दिक्कत होती है जनरली कि कब हम लोग आयनिक कंपाउंड से देखेंगे, कब फेजांस से देखेंगे, कब लैटिस एनर्जी देखेंगे, कब कैसे कंपेयर करते इसी की बात करते हैं। और यहाँ पे तो फेजांस की अगर बात करूँ तो ये किसी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर को फेजांस रूल से देखते हैं। ये किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर है इसी को हम लोग देखते हैं, फेजांस रूल से बात करते हैं। दो चीज देखते हैं, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर देखते हैं, और अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें आयनिक करेक्टर जिसको डाइपोल मोमेंट से देखते हैं, वो बेसिकली बॉन्ड का पार्ट है। अभी हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। थर्मल स्टेबिलिटी, जब भी आप सुनते हो थर्मल स्टेबिलिटी, व्हाट डज इट मीन? तो कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है टुवर्ड्स इट, स्टेबिलिटी टुवर्ड्स इट। अगर किसी कंपाउंड वो ब्रेक डाउन हो जाए, वो डिकम्पोज हो जाए, तो उसको बोलेंगे थर्मली लेस स्टेबल होगा। और किसी कंपाउंड को आप हीट दो और वो डिकम्पोज ना हो एट हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर तक, तो बोलेंगे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब भी स्टेबिलिटी टुवर्ड्स इट, इसी को क्या बोलते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। कोई भी कंपाउंड है उसको आप हीट दे दो तो ये डिकम्पोज होता है, और जितना हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी पे ये डिकम्पोज होगा, बोलेंगे वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो ये जो इस पे आप हीट दे रहे हो या टेम्परेचर दे रहे हो, ये जितना ज्यादा होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। दूसरा कभी एक और फेनोमेना होता है कि अगर किसी कंपाउंड को, जैसे समझो ये आइस है, आप आइस को हीट देते हो तो ये वाटर में आता है, तो यहाँ पे कोई थर्मल स्टेबिलिटी का कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इसको मेल्टिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। इसी चीज को हम समझते हैं कि ये बेसिकली होता है क्या, समझो। अब जितने भी कंपाउंड है ना उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, जितने भी कंपाउंड है उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। अब ध्यान से देखना, जब भी कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं तो ये बिटवीन नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। तो ये जो कंपाउंड के बीच में लिंकिंग होगी ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होगी। और कभी भी नॉन मेटल के बीच में अगर लिंकिंग होती है तो इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा ओवरलैपिंग है। जब भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो यहाँ पे वीबीटी का कॉन्सेप्ट आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दो टाइप के बॉन्ड, इधर आयनिक बॉन्ड होंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कोवेलेंट कब बनते हैं, तो शेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर पेयर होने से बनते हैं। और आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने से बनते हैं। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ये मैं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ ज्यादा होगी जब जो सिमिलर साइज के एलिमेंट होंगे, जितने छोटे और जितने डायरेक्शनल चार्ज के ऑर्बिटल होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डायरेक्शनल। अब बीबीटी का मेरा लेक्चर देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। जो आयनिक कंपाउंड है उसको हम लोग देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट में पढ़ते हैं बेसिकली। एक मोनो एटॉमिक आयंस और दूसरा बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। एक को बोलते हैं मोनोएटॉमिक आयंस, दूसरे को क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस। समझना कि अगर कैटायन और एनायन में एक ही टाइप के एटम्स हो और एक ही एटम हो तो उसको बोलते हैं मोनोएटॉमिक आयंस। मतलब ये बोथ कैटायन और एनायन दोनों हो सकते हैं, बोथ आइदर कैटायन और दोनों हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल में देखोगे तो NaCl
एक ही टाइप के एक कैटायन है, एक एनायन। इस केस में क्या होगा कि जितना स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसी को हम लैटिस एनर्जी से बोलते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग लैटिस होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बेसिकली आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि इसमें जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एलिमेंट कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, दूसरा उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं वो कैटायन बनाते हैं, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं। और दो अपोजिट आयन के बीच में जो काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो किसी भी दो अपोजिट आयंस के बीच में कब ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो आप अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ देखोगे तो जब दोनों पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन ज्यादा होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दैट मींस आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर बनेगा। दूसरा, दो छोटे आयन एक दूसरे को ज्यादा अप्रोच कर सकते हैं, या दो बड़े आयन, आयन का साइज जितना छोटा होगा, इंटर आयोनिक डिस्टेंस उतना कम होगा, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। और उस बहुत स्टेबल लैटिस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और जिस लैटिस के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको तोड़ने में बेसिकली आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, उतना ज्यादा वो कंपाउंड थर्मली क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस केस में अगर बात करोगे तो इस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये लैटिस एनर्जी के बराबर होगा। और लैटिस एनर्जी आप देखोगे तो ये चार्ज ऑफ कैटायन Q प्लस एंड Q माइनस, या तो चार्ज ऑफ कैटायन हो या चार्ज ऑफ एनायन। कैटायन और एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। दूसरा, रेडियस ऑफ कैटायन या रेडियस ऑफ एनायन, जितना ज्यादा ये फंडा होगा उसमें लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और उस कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आइए पॉलीएटॉमिक आयन की बात कर ले। पॉलीएटॉमिक आयन जैसे आप देखोगे तो अभी मैं लिख सकता हूँ NaOH। इस केस में जो एनायन है ये कैटायन Na प्लस है, एनायन OH माइनस है। अब ये सिंगल एटम नहीं है, इसलिए इसको पॉलीएटॉमिक में कंसीडर करते हैं। या देखोगे तुम और एग्जांपल देखना चाहते हो तो Na2CO3, इस केस में देखो एनायन या कैटायन में एक से ज्यादा एटम है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक कैटायन। इस केस में भी जो इसी टाइप के एग्जांपल को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। इस केस में अगर आपको कंपेयर करना है तो मैं लिख देता हूं, इस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अभी फैजान से आप देखोगे एनायन का पोलराइजेशन देखते हैं, कैटायन का पोलराइजिंग पावर देखते हैं। बेसिकली पोलराइजिंग पावर है क्या, तो कोई भी कैटायन किसी एनायन को कितना ज्यादा फोर्स से अपने तरफ खींच सकता है। The capacity of cation to attract the electron cloud of anion, that capacity of that cation is called as polarizing power. That capacity is called as polarizing power. इसी को हम लोग inversely proportional to phi of cation, या इसी को बोल सकते हैं और polarizing power of cation। आइए इसी चीज को मैं समझाता हूँ कि क्या है ये कोवलेंट कंपाउंड में। आपको इजीली समझ में आया होगा कि सिंपल इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उस कोवलेंट कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनिक कंपाउंड में देखो तो जितना मोनोएटॉमिक में तो आप कंपेयर कर लो लैटिस एनर्जी, और पॉलीएटॉमिक में तो आप इसमें कंपेयर कर लो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। क्या है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, मैं आपको समझाता हूँ। LiNO3 ये नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट, और दूसरा मैं ले लेता हूँ RbNO3। आप डिफरेंस समझना क्या है। इस केस में जो कैटायन है ये Li प्लस छोटा सा, और इस केस में जो एनायन है ये Li के प्लस में थोड़ा सा साइज बड़ा है, इसको बोलते हैं। ये जो नाइट्रेट आयन है ये यही है N, NO3 माइनस। अब ध्यान से देखो, और इस केस में भी जो नाइट्रेट आयन है वो यही है। अब सोचना, ये कैटायन का साइज एनायन से छोटा होगा। अब इस कैटायन की टेंडेंसी होगी कि इस नाइट्रेट आयन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे, किसमें टूटेगा, तो ये टूटेगा Li प्लस में और टूटेगा NO3 माइनस में। तो इस आयन की टेंडेंसी होगी कि ये इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस नाइट्रेट आयन पे, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन।
तो इस नाइट्रेट आयन पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उस वो कैटायन की तरफ क्या होगा, अप्रोच होगा, कैटायन की तरफ बल्ज होगा। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऐसे इसकी तरफ बल्ज होंगे। अब समझो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो कैटायन की कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। मैं लिख देता हूं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और जितना ज्यादा इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर होगा उतना ही ज्यादा ये एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट हो रहा है कैटायन की तरफ, मतलब पोलराइज हो रहा है कैटायन की तरफ, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस एनायन में, यहां पे जो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ जो एनायन है ये कौन से है? तो इसमें अगर कोई लोन पेयर है जो बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों है, ये बेसिकली बॉन्डेड है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से। तो अब समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये लिथियम की तरफ पोलराइज हो रहा है, तो बेसिकली ये कौन सा, ये बॉन्डेड है ना, बॉन्डेड है ना। तो जितना ज्यादा इस एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ पोलराइज होंगे उतना ज्यादा इन दोनों मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कम होगी। और जितना ज्यादा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसकी बॉन्ड खुद क्या होगी, वीक होगी। अगर इसकी बॉन्ड खुद वीक होगी तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो किस केस में एनायन या कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा ये वीक होता जाएगा? तो जितना पावरफुल ये कैटायन होगा, और कैटायन के पावरफुल होने के लिए कैटायन का साइज छोटा होना होगा और कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा कैटायन का साइज छोटा इसका चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ये मैंने कहा पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जितना ज्यादा होगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन एनायंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन एनायन डिक्रीज होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, तो वो क्या होगा, थर्मली लेस स्टेबल होगा। थर्मली क्या होगा, आपको नहीं समझ में आया तो बॉन्ड ऑर्डर इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। सिंपल है। तो तीन टाइप के केमिस्ट्री में कंपाउंड होते हैं, एक को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड, दूसरे को आयनिक। आयनिक को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक को बोलते हैं मोनोएटॉमिक, दूसरे को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। अगर कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड है या कोवलेंट कंपाउंड है या कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है तो उस केस में सिंपल देख लो, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा होगी वो कंपाउंड थर्मली उतना ज्यादा स्टेबल होगा। फिर आयनिक को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक की अगर बात करोगे तो मोनोएटॉमिक में जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा थर्मली क्या होगा, स्टेबल होगा। पॉलीएटॉमिक की बात करें तो पॉलीएटॉमिक उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कैटायन या एनायन में एक से ज्यादा एटम हो। और उस केस में आप देखना कि किसी भी कैटायन की जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी वो जितना ज्यादा पावर से एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एनायन के दो एटम के बीच के इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ क्या होंगे, पोलराइज होंगे, तो उनकी खुद की बॉन्डिंग कमजोर होगी और वो थर्मली क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। इसी के बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। HF, HCl, HBr। अगर इसमें बोलूं क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी। इस केस में देख लो, अगर थर्मल स्टेबिलिटी सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड है तो कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, तो जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा, ओवरलैपिंग पे। तो यहाँ पे साइज डिफरेंस देख लो, तो यहाँ पे ये 1s और 2p है, ये 1s and 3p है, ये 1s and 4p है, और ये 1s and 5p है। तो साइज डिफरेंस किस पे ज्यादा है, यहाँ पे। इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर। अगर मैं आपको बताऊं फिर नेक्स्ट एग्जांपल, NH3 PH3 नाइट
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर इसके हाइड्राइड की बात करो तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, वीक होगा, तो ये कंपाउंड ज्यादा थर्मली क्या होगा, स्टेबल होगा। CH4 CH4 SiH4 GeH4 SnH4 कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, तो CH4 ज्यादा थर्मली क्या होगा, स्टेबल होगा। कोई दिक्कत? N2O2 F2। इस केस में आप बात करोगे तो बोलोगे सर आप कैसे कंपेयर करें, तो यहाँ N2 में देख लो, N2 के एक एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसमें 2 में, इसमें 1, तो थर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो N2 थर्मली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। आइए नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, 5th। ऐसे भी अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा थर्मली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2, इसका 1, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा थर्मली क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में कहूँ CO2 SiO2 कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब इस केस में स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर आपको समझ में, इसमें डबल बॉन्ड है, और SiO2 में बात करोगे तो ये सिलिकेट के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स होता है। इसमें बात करोगे तो 2 सिग्मा 2 पाई तोड़नी है, और इस केस में बात करोगे तो चारों सिग्मा तोड़ना है, तो इस केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी, SiO2 की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक से क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस केस में देखो सेम नंबर ऑफ सिग्मा और सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो आगे ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, तो अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो कंजुगेशन होगा, और इस केस में कोई कंजुगेशन नहीं है, तो इस केस में ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग कंजुगेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, रेजोनेंस के बेसिस पे, ठीक है। अगर फास्फोरस की बात करूं, फास्फोरस की आइसोटोप देखोगे तो ये होते हैं व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तो जितना ज्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर्स होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होती है। तो आप इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट में देखोगे कि ब्लैक फास्फोरस ज्यादा कंडेंस होता है रेड से, रेड ज्यादा कंडेंसन किससे होता है, व्हाइट से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। LiCl NaCl KCl RbCl CnCl, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड सब मोनो एटॉमिक क्या है, कैटायन एंड एनायन है। तो इस केस में लैटिस एनर्जी देखोगे तो जिस केस में कैटायन और एनायन का साइज छोटा होगा वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे छोटे कैटायन, एनायन तो सब में क्लोराइड है, कैटायन लिथियम सबसे छोटा है, तो लिथियम थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। देखो अगर मैं इसका हाइड्राइड ले लूं LiH NaH KH RbH, इस केस में बात करूं सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, मोनो एटॉमिक है। नेक्स्ट में देखो LiOH NaOH KOH RbOH CSOH सब हाइड्रोक्साइड लिया। अब इस केस में देखोगे तो पॉलीएटॉमिक कैटायन होगा। अब इस केस में लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गर क्या सबसे पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, लिथियम का। तो यही कहा था इस केस में अगर बात करोगे, इन दोनों एग्जांपल में अगर आप बात करोगे, इन दोनों एग्जांपल में अगर आप बात करते हो तो इस केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैटिस एनर्जी। लेकिन इस केस में आप बात करोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, 5 से डिनोट करते हैं पोलराइजिंग पावर को, 5 ऑफ कैटायन। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ये थर्मली लेस स्टेबल होगा। तो थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा। एसर्शन रीजन में आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको उसको रीजन पता होना चाहिए। Na2O K2O Rb2O, इस केस में बात करोगे तो फिर क्या होगा, लैटिस एनर्जी से कंपेयर करोगे तो Na2 ये सबसे ज्यादा थर्मली क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो Na2O MgO Al2O3, फिर कैसे कंपेयर करेंगे लैटिस एनर्जी से। तो यहाँ पे कैटायन क्या मिलेगा Na+, यहाँ पे कैटायन क्या मिलेगा Mg+2, यहाँ पे कैटायन क्या मिलेगा Mg+3। किस केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, इस केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो थर्मली ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। LiF
LiCl, LiBr, LiI। लिथियम के मैंने सारे हैलाइड लिए, LiF, LiCl, LiBr, LiI। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? वापस से आप लैटिस एनर्जी से कंपेयर करो, जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी थर्मली क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। CaCO3। फिर आप क्या कंपेयर करोगे? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये कैटायन सबसे छोटा है, ये कैटायन क्या होगा? Be+2 Mg+2। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल क्या होगा? NaNO3, KNO3। वापस से पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन देखो, इसका पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज्यादा है, यहाँ पे थर्मली ज्यादा ये स्टेबल होगा। सबका ये ले लेता हूँ, पेरोक्साइड Li2O, Li2O2, Na2O2, K2O2, Rb2O2। वापस से पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन देख लो, पोलराइजिंग ऑफ पावर ऑफ कैटायन ये सबसे छोटा है, यहाँ पे Li प्लस है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे K प्लस है, यहाँ पे Rb प्लस है, तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल। LiO2, NaO2, KO2, RbO2। वापस से पोलराइजिंग पावर आप कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कुछ एग्जांपल मैं सल्फेट के करा दूँ, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4। अब देख लो, तो यहाँ पे जो कैटाइन है ये कौन सा है? Be+2। और ये जो कैटाइन ये कौन सा है? Sr+2। तो थर्मली ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जितना छोटा साइज ऑफ कैटाइन होगा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, तो थर्मली। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाया भी और कई सारे इसमें क्वेश्चन भी कराए कि कंपेयर थर्मल स्टेबिलिटी, तो आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आती है अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।